बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ डेली टेस्ट ऑन ई टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 22 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 21 पार्ट्स आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप तमाम साबका पार्ट्स देख सकेंगे। नोट कर लें, इस सीरीज में हम मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज को आपके साथ डिस्कस करते हैं। ऐसे सवाल जो साबका पेपर्स में बार बार रिपीट किए गए हैं, 2, 4, 5, 7 बार दोहराए गए हैं। चंद सवाल तो ऐसे भी हमें मिलते हैं जो साबका पेपर्स में 10-10 बार, 15-20 बार भी आए हुए होते हैं। ये सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है। हम इसे कुछ इस तरह से लेकर चल रहे हैं कि सबसे पहले हम क्वेश्चंस को फिल्टर करते हैं और उस एक क्वेश्चन को हम रोजाना ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के स्टेटस पर लगाते हैं। आपके सामने हमारा ई टेस्ट एकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। इस व्हाट्सएप नंबर के स्टेटस पर रोजाना एक एमसीक्यूज लगाया जाता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। उसी क्वेश्चन के साथ उसका आंसर होता है और उसके साथ उसी क्वेश्चन को उर्दू इंग्लिश में एक्सप्लेन किया होता है और जितनी भी एक्स्ट्रा डिटेल है 5, 7, 8, 10 लाइनों की, वो तमाम की तमाम हम ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के स्टेटस पर लगा देते हैं। जैसे ही 25 एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं, उन तमाम 25 एमसीक्यूज को हम एक वीडियो में मुकम्मल वजाहत के साथ, डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करते हैं ताकि आने वाले पेपर्स की, इंटरव्यूज की बेहतरीन तैयारी हो सके। नोट कर लें, ये जो डेली टेस्ट ऑन ई टेस्ट की सीरीज है, ये सीरीज स्केल 1 से लेकर ग्रेड 17 तक के तमाम पेपर्स में आपके लिए मुफीद साबित होगी। इसलिए इस मुकम्मल सीरीज को किसी भी पेपर में शामिल होने से पहले जरूर देखें और हमारा ई टेस्ट एकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ई टेस्ट के नाम से सेव कर लें ताकि फ्यूचर में आप भी हमारे ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के स्टेटस से बेहतरीन ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर सकें। चलते हैं और क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 526। इससे पहले के 525 सवाल आपको साबका पार्ट्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो के एंड पर लिंक मौजूद है, प्लेलिस्ट मौजूद है। उस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो वहां से आपको तमाम साबका वीडियोस मिल जाएंगी। नवाए वक्त अखबार की बुनियाद किसने रखी? व्यूअर्स, यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है। हमीद निजामी ने नवाए वक्त अखबार की बुनियाद रखी थी। यहाँ पर नोट कर लें, हर क्वेश्चन में हम इस तरह आपको क्वेश्चन के साथ आंसर बताएंगे और उसके साथ आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन के साथ एक बॉक्स मिलेगा। इस बॉक्स के अंदर उन तमाम नोट्स के बारे में आपको अपडेट इंफॉर्मेशन मुहैया की जाएगी जो ई टेस्ट एकेडमी ने तैयार किए हैं। ये ऐसे नोट्स हैं जिनमें आपको सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज मिलेंगे। जिस तरह यहाँ पर आपके सामने स्टेनोटाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर की एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, इन नोट्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेनोग्राफर के, स्टेनोटाइपिस्ट के पेपर्स ही मिलेंगे। हमारे नोट्स की यही खुसूसियत है कि हमारे नोट्स में सिर्फ और सिर्फ पेपर्स होते हैं और इसीलिए पाकिस्तान के 50% कैंडिडेट्स ई टेस्ट एकेडमी के नोट्स पर इन्हिसार करते हैं। चलते हैं और इस क्वेश्चन की मजीद डिटेल जो है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। नवाए वक्त अखबार को 23 मार्च 1940 को हमीद निजामी ने शुरू किया। इब्तिदा में, स्टार्ट में, शुरू में ये एक माहनामा था, लेकिन 15 दिसंबर 1942 को इसे माहनामा मंथली न्यूज़पेपर से वीकली न्यूज़पेपर, हफ्तरोजा अखबार में तब्दील कर दिया गया। मोरखा 19 जुलाई 1944 से नवाए वक्त ने रोजनामा के तौर पर काम का आगाज किया। नवाए वक्त अखबार ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की आवाज हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। वक्त न्यूज टीवी चैनल भी नवाए वक्त अखबार की मलकियत था। नवाए वक्त अखबार इस वक्त मजीद निजामी ट्रस्ट की मलकियत है और इसकी जो एडिटर है वो मजीद निजामी की बेटी रमीजा मजीद निजामी है। रमीजा मजीद निजामी की एडॉप्टेड डॉटर है जो कि ये पूरा ट्रस्ट, इनका पूरा निजाम चला रही हैं। सवाल नंबर 527। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी की बुनियाद किसने रखी? पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी की बुनियाद सर लॉर्ड एचिसन ने रखी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी एक सरकारी लाइब्रेरी है, एक सरकारी कुतुबखाना है। ये लाइब्रेरी सूबा पंजाब के जिला लाहौर में वाक़या है। इस लाइब्रेरी के इंतज़ामी मामलात का कंट्रोल एजुकेशन डिपार्टमेंट पाकिस्तान के पास है। इस लाइब्रेरी की बुनियाद गवर्नर पंजाब सर लॉर्ड एचिसन ने 1884 में रखी। इसके अलावा व्यूअर्स नोट कर ले, सर लॉर्ड एचिसन ने 1886 में एचिसन कॉलेज लाहौर को भी कायम किया।
बहुत से पेपर्स में पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को रिपीट किया गया है और बहुत से पेपर्स में एचिसन कॉलेज का भी पूछा गया है। ये दोनों जो इंस्टीट्यूट हैं इनकी बुनियाद सर लॉर्ड एचिसन ने रखी थी। सवाल नंबर 528, कुरान मजीद की किस सूरा में अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा अहकामात हैं? वीवर सूरा अल बकरा में अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा अहकामात मौजूद हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। सूरा अल बकरा में गाय का जिक्र है। इसी नाम की मुनासबत से इस सूरा का नाम अल बकरा रखा गया। बकरा जो है ये अरबी जुबान में गाय को कहा जाता है और इसी नाम की मुनासबत से इस सूरा का नाम अल बकरा है। सूरा अल बकरा मदीना में नाजिल होने वाली सूरा है। ये सूरा कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरा है। इस सूरा में कुल आयात की तादाद 286 और कुल रकू की तादाद 40 है। कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत भी सूरा अल बकरा में मौजूद है, जो कि सूरा अल बकरा की आयत नंबर 282 है। इसके साथ साथ व्यूअर्स आपके सामने असिस्टेंट लाइनमैन के नोट्स की एडवर्टाइजमेंट मौजूद है। ये नोट्स हमने अपडेट कर लिए हैं। ये नोट्स अगर आप मंगवाना चाहें तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके बजरिया डाक मंगवा सकेंगे। सवाल नंबर 529, मोती मस्जिद कहाँ वाक़या है? मोती मस्जिद लाहौर में वाक़या है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। मोती मस्जिद को पर्ल मॉस्क भी कहा जाता है। मोती मस्जिद लाहौर किला के अंदर वाक़या है। मुगल बादशाह जहांगीर ने इस मस्जिद को तामीर करवाया। इस मस्जिद की तामीर का काम 1630 में शुरू हुआ और 1635 में मुकम्मल हुआ। ये मस्जिद सफेद संगे मरमर से बनाई गई है। इस मस्जिद के 3 गुंबद हैं। लाहौर के अलावा मोती मस्जिद के नाम से मसाजिद आगरा, भोपाल, दिल्ली और कराची में भी वाक़ हैं। व्यूअर्स ये क्वेश्चन अगर आने वाले किसी पेपर में रिपीट हो तो आपने सोच समझकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि मोती मस्जिद के नाम से लाहौर के अलावा भी आगरा, भोपाल, दिल्ली और कराची में भी मसाजिद मौजूद है। अगर ऑप्शंस में लाहौर मौजूद ना हो, कराची, भोपाल, दिल्ली या इनमें से कोई एक मौजूद हो तो आप इनमें से किसी भी एक को टिक कर सकते हैं। सवाल नंबर 530, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से पेपर्स में रिपीट हो रहा है और असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर्स में तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। मशहूर गुलकारा लता मंगेशकर की वफात कितने साल की उम्र में हुई? व्यूअर्स ये इंडिया की मशहूर गुलकारा है, सिंगर है। आप तमाम लोग यकीनन इसे जानते होंगे। ये 92 साल की उम्र में फोत हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। लता मंगेशकर का जो असल नाम है वो हीमा मंगेशकर है। हीमा मंगेशकर या लता मंगेशकर 28 फरवरी 1929 को इंदौर भारत में पैदा हुई। इंदौर जो है ये भारत में एक जगह का नाम है। आप मशहूर गुलकारा होने के साथ साथ एक सियासतदान भी थी। इन्होंने दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों में 25,000 गीत गाए और मजमूई तौर पर इन्होंने जो गाने गाए हैं उनकी तादाद तकरीबन 50,000 के करीब है, जो कि आलमी सतह पर सबसे ज्यादा गाए जाने वाले गीत हैं, गाने हैं। इसी वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। लता मंगेशकर को सुरों की मलका भी कहा जाता है। लता मंगेशकर को इंडिया का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड भारत रत्न से भी नवाजा गया। लता मंगेशकर इंडिया की मशहूर गुलकारा आशा भोसले की बहन है। लता मंगेशकर की मौत मुंबई में 6 फरवरी 2022 में कोरोना वायरस की वजह से हुई। व्यूअर्स अगर आपको ई टेस्ट अकेडमी के ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की ये वीडियो, ये स्ट्रगल पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको इस तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट एंड पास्ट पेपर्स पर मुश्तमिल वीडियोस मिलती रहें तो ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह की लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स पर मुश्तमिल वीडियोस मिलती रहें। इसके साथ साथ वो तमाम कैंडिडेट्स जो रोजाना की बुनियाद पर हमसे राब्ता करते हैं और ये सीरीज, ये मुकम्मल सीरीज नोट्स की सूरत में हासिल करना चाहते हैं, उनकी आसानी के लिए इस मुकम्मल सीरीज को हमने नोट्स की सूरत में कंपाइल कर लिया है। ये मुकम्मल अप टू डेट सीरीज है और ये सीरीज स्केल 1 से लेकर ग्रेड 17 तक के पेपर्स के लिए और स्पेशली इंटरव्यूज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होगी इंशाल्लाह। अगर आप ये नोट्स, ये मुकम्मल सीरीज बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये मुकम्मल सीरीज बजरिया डाक हासिल करें। आपके सामने स्क्रीन पर ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट का एड्रेस दर्ज है।
सवाल नंबर 531, सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का मुआहदा एग्रीमेंट कब तय पाया? सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का जो एग्रीमेंट था ये 1991 में तय पाया था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। पाकिस्तान के चारों सूबों के दरमियान पानी की तकसीम के तनाज़ात थे। तमाम सूबे आपस में मुख्तलिफ तनाज़ात में उलझे हुए थे। हर सूबा चाहता था कि उसे ज्यादा से ज्यादा पानी मिले, हर सूबे का दावा था कि उसे पानी कम मिल रहा है। इस मसला को हल करने के लिए तमाम सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का एग्रीमेंट तय पाया। इस एग्रीमेंट, इस मुआहदा की रूह से ये तय पाया कि मुस्तकबिल में दरियाए सिंध के पानी को किस तरह से तकसीम किया जाएगा। सूबों के माबैन पानी की तकसीम का ये मुआहदा 16 मार्च 1991 को दस्तखत किया गया। ये मुआहदा बुनियादी तौर पर 14 शराइत पर मुश्तमिल है। इस मुआहदा की रूह से सूबा पंजाब दरियाए सिंध के पानी का 37% पानी इस्तेमाल कर सकता है। सूबा सिंध दरियाए सिंध का 37% पानी इस्तेमाल कर सकता है। खैबर पख्तूनख्वा सूबा सिंध के पानी का 14% इस्तेमाल कर सकता है और सूबा बलूचिस्तान दरियाए सिंध के पानी का तकरीबन 12% पानी इस्तेमाल कर सकता है। ये तमाम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमने एक एक पॉइंट को बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से फाइंड आउट करके आपके साथ डिस्कस किया है। इन तमाम पॉइंट्स को याद रखें, कोशिश करें कि इन पॉइंट्स को अपने पास लिख लिया करें ताकि आने वाले पेपर्स में आपके काम आ सके। सवाल नंबर 532, सूबा पंजाब में कितने सहरा हैं? सूबा पंजाब में सहरा की तादाद 2 है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। पाकिस्तान में कुल सहरा की तादाद 5 है, जिनमें सहराए थल, सहराए थर, सहराए खारान, सहराए कटपान और सहराए चोलिस्तान शामिल है। सहराए थल और सहराए चोलिस्तान सूबा पंजाब में वाक़या है। सहराए थर सूबा सिंध में वाक़या है, जबकि सहराए खारान सूबा बलूचिस्तान में वाक़या है और सहराए कटपान गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। सवाल नंबर 533, रकबा के लिहाज से पंजाब का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? रकबा के लिहाज से पंजाब का सबसे बड़ा शहर जो है वो लाहौर है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। लाहौर रकबे और आबादी के लिहाज से पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। लाहौर शहर का कुल रकबा तकरीबन 1772 मुरब्बा किलोमीटर, जबकि आबादी तकरीबन 13 मिलियन है। लाहौर आबादी के लिहाज से कराची के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। अगर आप इसे ओवरऑल देखें तो ये दुनिया का 26वें नंबर पर आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है। लाहौर पंजाब का दारुल हुकूमत कैपिटल भी है। लाहौर के पुराने नामों में लाहावा, लाबानूर, लोहपुर, महमूदपुर, लबोका, समंदपाल और लोहारपुर वगैरह शामिल है। बहुत से पेपर्स में लाहौर का रकबा पूछा गया है, बहुत से पेपर्स में लाहौर की आबादी पूछी गई है, बहुत से पेपर्स में लाहौर के पुराने नाम पूछे गए हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको एक ही क्वेश्चन में दे दी गई है। इसे ज़हन नशीन कर लें ताकि आने वाले पेपर्स में आपके काम आ सके। सवाल नंबर 534, किस मुल्क में ज़राअत का निज़ाम मौजूद नहीं है? सिंगापुर में ज़राअत का निज़ाम, एग्रीकल्चर का निज़ाम मौजूद नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, ये जो सिंगापुर है ये बरआज़म एशिया में वाक़या एक मुल्क है। सिंगापुर का पुराना नाम टिमासिक था। सिंगापुर 1965 में मलेशिया से अलग हुआ। सिंगापुर की कुल आबादी 5.4 मिलियन है। सिंगापुर रकबे के लिहाज से दुनिया का 176वें नंबर पर बड़ा मुल्क है। सिंगापुर का कुल रकबा तकरीबन 733.1 मुरब्बा किलोमीटर है। सिंगापुर के कुल रकबे का सिर्फ 1% हिस्सा जो है वो ज़राअत पर मुश्तमिल है। इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 25 ममालिक ऐसे हैं जहां ज़राअत का, एग्रीकल्चर का निज़ाम मौजूद नहीं है, और अगर ज़राअत का निज़ाम मौजूद है भी तो कुल रकबे का 10% हिस्सा से भी कम है। जितने भी 25 ममालिक हैं, इन 25 ममालिक में जो मैक्सिमम एग्रीकल्चर का सिस्टम है वो 10% रकबा पर है। 10% पर भी तमाम ममालिक का नहीं है, चंद एक का है, बाकी उससे भी कम है। किसी का 8% है, किसी का 7% है। जिस तरह आपके सामने सिंगापुर को हमने डिस्कस किया है, सिंगापुर के कुल रकबे का सिर्फ 1% ऐसा है जहां पर ज़राअत, एग्रीकल्चर मौजूद है। सवाल नंबर 535, दुनिया का सबसे पुराना कौमी नगमा किस मुल्क का माना जाता है? वीवर्स, जापान का कौमी नगमा दुनिया का सबसे पुराना कौमी नगमा नेशनल एंथम
कदम कंसीडर किया जाता है? ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। जापान ईस्ट एशिया का एक मुल्क है, इसका दारुल हुकूमत टोक्यो है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया का 11वें नंबर पर बड़ा मुल्क है। माहिरीन की राय और तारीख के मुताबिक जापान का कौमी नगमा तकरीबन 11वीं सदी से 13वीं सदी के दरमियान लिखा गया। इस कौमी नगमा की धुन 1880 में तरतीब दी गई। बिल आखिर 1888 में सरकारी तौर पर इस नगमा को जापान का कौमी नगमा करार दे दिया गया। जापान के कौमी नगमे का नाम कीमी गायो है। वीवर्स, बहुत से पेपर्स में ये तारीखें पूछी गई हैं जो आपको बता दी गई हैं, और बहुत से पेपर्स में जापान के कौमी नगमे का जो नाम है वो पूछा गया है जो कि कीमी गायो है। ये तमाम पॉइंट्स याद रखें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। वीवर जी, जितने भी एमसीक्यूज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ये तमाम के तमाम आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। ये तमाम सवालात हम सबसे पहले ई टेस्ट वेबसाइट पर अपलोड करते हैं और उनमें से मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हम डेली टेस्ट ऑन ई टेस्ट सीरीज के लिए मुंतखब करते हैं। ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करने का तरीकाकार सिंपल है। आपने गूगल में जाना है, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करना है। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें और किसी भी पेपर की, किसी भी इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। यहाँ पर नोट कर लें, ई टेस्ट वेबसाइट की ये खसूसियत है, ये क्वालिटी है कि हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर सिर्फ और सिर्फ आपको करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको रिपीटेड एमसीक्यूज मिलेंगे। एक बार हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को जरूर विजिट करें, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा और बार बार आप यहां से तैयारी करेंगे और दूसरे कैंडिडेट्स को भी ई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी करने का मशवरा देंगे। ई टेस्ट अकेडमी की ई टेस्ट वेबसाइट 100% बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है। सवाल नंबर 536, नेपोलियन बोनापार्ट किस मुल्क का बादशाह था? नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये फ्रांस का बादशाह था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। नेपोलियन 15 अगस्त 1769 को पैदा हुआ और 5 मई 1821 को इसने वफात पाई। नेपोलियन ने 1785 में फ्रांसीसी फौज में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट शमूलियत इख्तियार की। नेपोलियन एक फ्रांसीसी मिलिट्री कमांडर था और एक सियासतदान भी था। नेपोलियन ने जदीद फ्रांसीसी रियासतों की बुनियाद रखी। नेपोलियन ने मिस्र पर कब्जा किया और इस दौरान मिस्र और फलस्तीन के अनगिनत मुसलमानों को कत्ल किया। वाटरलू मार्का के दौरान 1815 में बरतानिया ने नेपोलियन को गिरफ्तार कर लिया और सेनेट हेलिना नामी जजीरे पर कैद कर दिया और उसी सेनेट हेलिना नामी जजीरे पर नेपोलियन की मौत वाक़या हुई। सवाल नंबर 537, एक मील में कितने फुट होते हैं? एक मील में 5280 फुट होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, इसके अलावा बहुत से पेपर्स में एक मील में कितने इंच होते हैं, एक मील में कितने फुट होते हैं, एक मील में कितने मीटर्स होते हैं, ये तमाम इंफॉर्मेशन पूछी गई है, नोट कर लें। एक मील में कुल इंचेस की तादाद 63,360 है। एक मील में 5280 फुट होते हैं। एक मील में 1609 मीटर्स होते हैं। एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। सवाल नंबर 538, कुरान मजीद की कौन सी सूरा मुकम्मल नाजिल हुई? सूरा अल फातिहा जो है ये कुरान मजीद की मुकम्मल नाजिल होने वाली सूरा है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। सूरा अल फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरा है। फातिहा का मतलब है किसी मजमून का आगाज। सूरा अल फातिहा 7 आयात और 1 रुकू पर मुश्तमिल है। ये मक्की दौर की सूरा है, यानी कि मक्का मुकरमा में ये सूरा नाजिल हुई। सूरा अल फातिहा का जिक्र 20 नामों से किया जाता है, जिनमें सूरा सलात, सूरा सवाल, सूरा मनाजात, सूरा दुआ, सूरा शिफा और मजीद 15 नाम इसके शामिल है। ये 15 के 15 नाम मजीद जो है ये भी याद कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इन तमाम नामों को डिस्क्रिप्शन में लिख दूं ताकि आने वाले पेपर्स में आप कंफ्यूज ना हो। सूरा फातिहा हर नमाज में, हर सलात में पढ़ी जाने वाली सूरा है। ये एक ऐसी सूरा है अगर इसे नमाज में, सलात में ना पढ़ा जाए तो नमाज मुकम्मल नहीं होती। सवाल नंबर 539, दुनिया में सबसे बड़ा नहरी निजाम किस मुल्क का है? दुनिया में सबसे बड़ा नहरी निजाम चीन का है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। दुनिया के 143 ममालिक में नहरी निजाम मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम चीन का है। चीन के कुल रकबा का तकरीबन 21.3% रकबा पर नहरी निजाम मौजूद है। दूसरे नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम जो है वो इंडिया का है। इंडिया के कुल रकबे का तकरीबन 20.6% जो है वो नहरी निजाम पर मुश्तमिल है। तीसरे नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम जो है वो अमेरिका का है
और चौथे नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा लहरी निजाम जो है वो पाकिस्तान का है। ये चारों ममालिक जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, इन्हें याद रखिएगा, इनकी तरतीब याद कर लें ताकि आने वाले पेपर्स में आप कंफ्यूज ना हो। हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में पाकिस्तान को टिक करें। जब हमने ये क्वेश्चन ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के स्टेटस पर लगाया तो बहुत से कैंडिडेट्स ने पाकिस्तान को टिक किया। हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा लहरी निजाम जो है वो चीन का है, पाकिस्तान का चौथे नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा लहरी निजाम कहलाता है। सवाल नंबर 540, द्रावड़ फोर्ट कहां वाक़या है? द्रावड़ फोर्ट जो है ये भावलपुर में वाक़या है। ऑप्शन सी यहां पर सही जवाब है। किला द्रावड़ तहसील अहमदपुर शर्किया, जिला भावलपुर, पंजाब में वाक़या है। किला द्रावड़ को 9वीं सदी में हिंदू राजपूत राजा जज्जन भट्टी ने तामीर करवाया। द्रावड़ फोर्ट के पुराने नामों में किला भट्टी और किला रावल शामिल है। ये तीनों जो है ये एक ही किला के नाम है, इन्हें याद रखिएगा। बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है किला द्रावड़ को और क्या कहा जाता है। किला द्रावड़ को किला रावल भी कहा जाता है, किला भट्टी भी कहा जाता है। किला द्रावड़ को 1732 में नवाब सादिक मोहम्मद खान ने दोबारा तामीर करवाया। द्रावड़ फोर्ट तामीराती लिहाज से चोलिस्तान का मजबूत तरीन किला कहलाता है। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी की ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी गई है। ई टेस्ट मोबाइल ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। जिस तरह से आप व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई गेम, कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, वैसे ही आपने गूगल प्ले स्टोर में जाकर ई टेस्ट लिखकर सर्च करना है। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी। इसे डाउनलोड करें और किसी भी पेपर की, किसी भी इंटरव्यू की तैयारी चलते फिरते उठते बैठते बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया करें तो हमारी टीम की, हमारी ई टेस्ट एकेडमी की हौसला अफजाई के लिए इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें। सवाल नंबर 541, मुस्लिम ममालिक में सबसे ज्यादा कुदरती गैस किस मुल्क में पैदा होती है? ईरान में सबसे ज्यादा कुदरती गैस पैदा होती है। मुस्लिम ममालिक में ईरान ऐसा मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा कुदरती गैस पाई जाती है। ईरान बरआज़म एशिया में वाक़या है। ईरान दुनिया में दूसरे नंबर पर और मुस्लिम ममालिक में पहले नंबर पर कुदरती गैस पैदा करने वाला बड़ा मुल्क है। आलमी सतह पर गैस की पैदावार में पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर ईरान और तीसरे नंबर पर कतर शामिल है। कुदरती गैस को इस्तेमाल करने के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क अमेरिका है। अमेरिका में सबसे ज्यादा कुदरती गैस का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 542, वेबसाइट की कितनी इकसाम है? वेबसाइट की 2 इकसाम है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वेबसाइट की वैसे तो बहुत सी इकसाम है, लेकिन बुनियादी तौर पर वेबसाइट को 2 इकसाम में 2 टाइप्स में तकसीम किया गया है। एक किस्म को डायनामिक वेबसाइट कहते हैं और दूसरी किस्म को स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। डायनामिक वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें यूजर अपनी मर्जी से कुछ लिख सकता है, तब्दीली कर सकता है। डायनामिक वेबसाइट की आम मिसाल फेसबुक है, गूगल है, जबकि स्टैटिक वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती है जिसे ना तो यूजर तब्दील कर सकता है और ना ही एडमिन कोई तब्दीली कर सकता है। अगर स्टैटिक वेबसाइट में कोई तब्दीली करना मकसूद हो तो वेबसाइट को दोबारा डिजाइन किया जाता है। ऐसी वेबसाइट को स्टैटिक वेबसाइट कहा जाता है। सवाल नंबर 543, हार्ड कॉपी से क्या मुराद है? हार्ड कॉपी से मुराद पेपर है। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट लेते हैं, अमूमन आप कोई प्रिंट लेने के लिए जाएं या कोई नोट्स आपको या कोई बुक चाहिए हो तो आप बुक शॉप पर जाकर कहते हैं जी ये बुक हमें चाहिए सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में। अगर आप सॉफ्ट कॉपी में कहते हैं तो वो बुक आपको यूएसबी में, मोबाइल में दे दी जाती है। अगर आप हार्ड कॉपी में उसे रिक्वायर्ड करते हैं तो आपको बाकायदा पेपर्स की शक्ल में वो बुक मुहैया कर दी जाती है। अमूमन 2 इस्तिलाहात या 2 टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, एक हार्ड कॉपी है और दूसरी जो है वो सॉफ्ट कॉपी है। हार्ड कॉपी से मुराद ऐसा डाटा है जिसे छुआ जा सकता है। मिसाल के तौर पर कागज, किताब, अखबार वगैरह, ये तमाम हार्ड कॉपी की मिसाल है। जबकि सॉफ्ट कॉपी में ऐसा डाटा होता है जिसे हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। मिसाल के तौर पर पीडीएफ फाइल, कंप्यूटर या मोबाइल में मौजूद पढ़ने लिखने के लिए कोई भी फाइल या मवाद इस सॉफ्ट कॉपी में शामिल है। सवाल नंबर 544, किस वायसराय ने बंगाल की तकसीम के अहकामात जारी किए? वीवर्स यहाँ पर ऑप्शन सी
लॉर्ड कुर्जन सही जवाब है। वायसराय लॉर्ड कुर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। लॉर्ड कुर्जन 11वां वायसराय ऑफ इंडिया था। ये 1899 से लेकर 1905 तक वायसराय ऑफ इंडिया के ओहदे पर फाइज रहा। बरसगीर पाको हिंद में 1858 से लेकर 1948 तक कुल 20 वायसराय आए हैं, जिनमें वायसराय जो लॉर्ड कुर्जन था इसका 11वां नंबर था। सवाल नंबर 545, मंदरजा झेल में सबसे पुरानी ऐजाद कौन सी है? इनमें क्लॉक जो है ये सबसे पुरानी ऐजाद है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, पहला साइकिल 1817 में कॉरल वुन ड्रीस ने ऐजाद किया। ये पैडल के बगैर और लकड़ी के फ्रेम से तैयार करदा साइकिल था। पहला पंखा 1886 में डॉक्टर सेक्युलर स्कॉट व्हीलर ने ऐजाद किया। ये 2 परों पर मुश्तमिल पंखा था और ये पंखा मेज पर रखकर चलाया जाता था। ये पहला पंखा डीसी सप्लाई पर काम करता था। बैरोमीटर को 1643 में ऑन्जिलिस्टा टॉर्सरी ने ऐजाद किया, जबकि पहला क्लॉक 1270 से 1300 के दरमियान ऐजाद किया गया। ये एक टावर क्लॉक था। वीवर्स, यहाँ पर मैं आपको एक पिन पॉइंट बताने लगा हूँ। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं, किताबी कीड़ा बनकर रहते हैं, एक एक पॉइंट को याद करते हैं, नोट करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पेपर में, तहरीरी इम्तिहान में या इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं और अगले स्टेप के लिए क्वालिफाई नहीं करते। उन तमाम कैंडिडेट्स को मैं यहाँ पर मशवरा देना चाहूंगा कि अपने आप को रोजाना की बुनियाद पर अप टू डेट लाजमी रखें। ये ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं लेकिन रोजाना की बुनियाद पर खुद को अप टू डेट नहीं रखते, इसलिए ये पेपर्स में या इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। आप लोगों की आसानी के लिए आपके सामने ई टेस्ट फेसबुक पेज, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ई टेस्ट ट्विटर के लिंक्स मौजूद हैं। इन तमाम को लाइक और फॉलो कर लें। इन तमाम प्लेटफॉर्म पर रोजाना की बुनियाद पर हम डाटा अपलोड करते हैं। यहाँ से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आप को रोजाना की बुनियाद पर अप टू डेट रख सकेंगे। इसके अलावा जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें टिकटॉक है, लाइकी है, स्नैक वीडियोस है, इन तमाम पर ई टेस्ट एकेडमी के अकाउंट्स मौजूद हैं, उनको भी आप लाइक और फॉलो कर सकेंगे। सवाल नंबर 546, मंदरजा झेल में से कौन सा मुल्क सतह समंदर से नीचे वाक़या है? वीवर्स, यहाँ पर हॉलैंड सही जवाब है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हॉलैंड ऐसा मुल्क है जो सतह समंदर से भी नीचे है। हॉलैंड यूके में वाक़या है। हॉलैंड नीदरलैंड्स का हिस्सा रह चुका है, अब ये नीदरलैंड से अलग हो चुका है। हॉलैंड के कुल रकबे का 3रा हिस्सा सतह समंदर से नीचे वाक़या है। हॉलैंड सतह समंदर से तकरीबन 6.76 मीटर्स नीचे वाक़या है। इस वक्त पूरी दुनिया में 30 के करीब ममालिक सतह समंदर से नीचे वाक़या है। सवाल नंबर 547, क्या आप तफरी पसंद है? वीवर्स, ये एक साइकोमेट्रिक क्वेश्चन है रेस्क्यू 1122 पुलिस डिपार्टमेंट और इसके अलावा पाकिस्तान में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं तमाम के तमाम साइकोमेट्रिक टेस्ट की जानिब आ रहे हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आपकी ज़हनी सलाहियत चेक की जाती है। साइकोमेट्रिक टेस्ट में ये चेक किया जाता है कि आप किसी ज़हनी बीमारी का शिकार तो नहीं है, जिसे आम जुबान में साइको पेशेंट कहा जाता है। आपकी जो मेंटली एक्टिविटीज है वो ऑब्जर्व की जाती हैं, आपकी सोचने समझने की सलाहियत परखी जाती है। क्या आप तफरी पसंद है? ये एक ऐसा फिक्रा है जिसके जवाब के बाद आपको परखा जा सकता है कि आपके अंदर कितनी क्वालिटीज हैं, आप कैसे इंसान हैं। अगर आप तफरी पसंद है तो इसका मतलब है कि आप तमाम मामलात को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, क्योंकि तफरी पसंद लोग जो होते हैं वो अपने आप को रिलैक्स रखते हैं और जो लोग अपने आप को मेंटली तौर पर रिलैक्स रखते हैं तो वो कोई भी काम एक आम कैंडिडेट की निस्बत, किसी आम शख्स की निस्बत जो कि परेशान है, जो तफरी पसंद नहीं है, उसकी निस्बत ज्यादा बेहतर तौर पर सरअंजाम दे सकता है। ऐसे सवालात को हम मुत्तफिक के तौर पर टिक करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। सैर व तफरी से इंसान ज़हनी तौर पर पुरसुकून रहता है और सुकून की वजह से इंसान की ज़हनी और जिस्मानी दोनों लिहाज से सेहत बेहतर रहती है। अगर आपको तफरी पसंद नहीं है तो खुद को माहौल दोस्त बनाने की कोशिश करें। हफ्ता या महीना में एक बार सैर व तफरी पर जाकर देखें, आपको सैर व तफरी के फवायद का बखूबी अंदाजा होगा और इस फिक्रा से ये जाहिर होता है कि आप एक खुश मिजाज इंसान हैं और आपकी जिंदगी में मुआशी मुआशरती मामले के साथ साथ सैर व तफरी जैसे सेहत अफजा बेहतरीन मशागल भी शामिल है। सवाल नंबर 548, जमीन का डायामीटर कितना है? जमीन का डायामीटर 12,756 किलोमीटर है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। जमीन का रेडियस 6371 किलोमीटर है। सूरज का डायामीटर 14 लाख किलोमीटर है, जबकि सूरज का रेडियस 7 लाख किलोमीटर है।
चांद का डायामीटर जमीन के डायामीटर का चौथा हिस्सा है। चांद का डायामीटर 3475 किलोमीटर है, जबकि चांद का रेडियस 1737.1 किलोमीटर है। वीवर्स, ये तमाम रेडियस और तमाम डायामीटर्स याद रखिएगा। बहुत से पेपर्स में जमीन का, बहुत से पेपर्स में सूरज और चांद का डायामीटर और रेडियस रिपीट हुए हैं। ये 4-5 वैल्यूज हैं। इन 4-5 वैल्यूज को याद करने आने वाले पेपर्स में 3-4 नंबर आप आसानी से इन क्वेश्चन से रिलेटेड ले सकेंगे। सवाल नंबर 549, तहरीके तालिबान का आगाज कब हुआ? तहरीके तालिबान का आगाज 1994 में हुआ। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। तहरीके तालिबान की बुनियाद मुल्ला उमर ने रखी। तहरीके तालिबान को 1994 में अफगानिस्तान के शहर कंधार से शुरू किया गया। इस तहरीक में अक्सरियत पश्तून अफगानिस्तान के पश्तून कबाइल के जो तालिबे इल्म के स्टूडेंट्स थे उनकी थी, जिस वजह से इस तहरीक का नाम तहरीके तालिबान रखा गया। तहरीके तालिबान का हेड ऑफिस कंधार में है। सवाल नंबर 550, खलील जबरान का ताल्लुक किस मुल्क से था? खलील जबरान का ताल्लुक लबनान से था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। खलील जबरान का असल नाम जबरान खलील जबरान था। खलील जबरान एक मुसन्निफ थे, फिलासफर थे और शायर थे। खलील जबरान की मशहूर किताब पैगंबर 1923 में शाया हुई। इस किताब में 26 शायराना मज़ामीन शामिल किए गए। इस किताब को अब तक दुनिया की 40 जुबानों में ट्रांसलेट किया जा चुका है। ये किताब अमेरिका में 20वीं सदी में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताबों की लिस्ट में शामिल है। खलील जबरान 6 जनवरी 1883 को लबनान में पैदा हुए और 10 अप्रैल 1931 को अमेरिका में वफात पाई। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डेली टेस्ट ऑन ई टेस्ट सीरीज के पार्ट 23 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें। अगर आप फ्यूचर में इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, नोटिफिकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।